नमस्कार। मैं प्रोफेसर विकास जैन आज फिर आप सभी की समस्याओं को लेके एक बार फिर पुनः उपस्थित हुआ हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, ओपन बुक प्रणाली से जो एग्ज़ाम होना है उसको लेके बड़े संशय में हैं। परीक्षाएं ये उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल से निर्देश आ चुके हैं कि सभी स्नातक व स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होना है, ये संपन्न होना है, ये निर्धारित हो चुका है। तो उसकी डेट्स भी हमारे बीच में आ चुकी हैं। तो आज हम बात करेंगे कि उनकी परीक्षाएं कब होना है, कब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपका प्रश्न पत्र कैसा होगा, कहाँ से मिलेगा। इसके अलावा आपको उत्तर पुस्तिका आपको कैसे बनानी है, विद्यार्थियों के क्या निर्देश हैं, इन सभी विषयों पर लेके आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो डेट आई हुई है वो स्नातक व स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के लिए स्नातक स्तर पे अर्थात यूजी की अंतिम वर्ष में चाहे वो रेगुलर वाला बच्चा हो या एक्स वाला बच्चा हो या सप्लीमेंट्री वाला बच्चा हो, जो भी अंतिम वर्ष में है उन सभी की जो परीक्षाएं हैं वो एक साथ होंगी। ध्यान रखिएगा, इसमें एक्स भी सम्मिलित है और सप्लीमेंट्री है, एटी सप्लीमेंट्री भी है और इसमें रेगुलर, ये तीनों प्रकार के बच्चों की परीक्षाएं जो है अंतिम वर्ष में है, जो उनकी डेट आ चुकी है। इसके अलावा पीजी की अगर बात करें तो अंतिम सेमेस्टर में जो भी बच्चे हैं वो चाहे एक्स में है, चाहे उनकी एटीकेटी हो, है ना, अंतिम सेमेस्टर में, और चाहे वो रेगुलर के हों, ये सबकी डेट जो है वो निर्धारित हो चुकी है। तो इनके बारे में आज हम बात करेंगे कि इनकी निर्धारित तिथियां क्या है। सबसे पहले डेट की बात करें तो 4 सितंबर से आपके प्रवेश पत्र जो है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। 4 सितंबर 2020 से आपके प्रवेश पत्र आप डाउनलोड कर पाएंगे। जिनकी आधी परीक्षाएं हो चुकी हैं उनका पुराना प्रवेश पत्र ही कार्य करेगा। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके आधे पेपर हो चुके हैं तो उनका जो पुराना प्रवेश पत्र था वही उनके लिए काम करेगा। जिनके पूरे पेपर शेष रह गए हैं उनके लिए नया प्रवेश पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड प्रवेश पत्र कैसे करेंगे आप? सिस रजिस्ट्रेशन आपने जो कराया है उसकी आईडी और पासवर्ड आपके पास है। आप जाएंगे rdvvmponline.org या .in पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे एक विंडो खुलेगी जहां से आप परीक्षा फॉर्म वगैरह भरवाते हैं। तो आप यहाँ कॉर्नर में डालेंगे तो कॉर्नर में यहाँ पे आपको दिखेगा कॉलेज, सिस, कॉलेज स्टूडेंट और G2G दिखेगा। तो आपको G2G वाले ऑप्शन में जाना है। किसमें जाना है? G2G वाले ऑप्शन में आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक विंडो खुलेगी। इस विंडो में पहले में ऑप्शन आएगा कॉलेज, कियोस्क, स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो 3 ऑप्शन खुलेंगे। तो आपको स्टूडेंट वाले में क्लिक करना है। इसमें क्लिक करना है स्टूडेंट वाले में आप क्लिक करेंगे तो आपसे आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो आपका जो आईडी होगा वो आपका नामांकन नंबर ही कहलाएगा। तो आपको यहाँ पे आपकी आईडी डालना है और आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड डालना है। जरूरी नहीं है, इसके लिए आपको ऑनलाइन सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, ये आप अपने मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो G2G में जाएंगे, यहाँ स्टूडेंट में क्लिक करेंगे, स्टूडेंट के बाद आईडी में एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और एक बार कोड डालेंगे तो आपका जो पेज है वो खुल जाएगा। आपका यहाँ पे नाम लिखा हुआ आएगा, आपका एनरोलमेंट लिखा हुआ आएगा और साइड में बहुत सारे ऑप्शन होंगे। यहाँ पे साइड में लिखा होगा डाउनलोड एडमिट कार्ड, डाउनलोड क्वेश्चन पेपर, है ना, आपका ट्रांजैक्शन, इस टाइप के बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एडमिट कार्ड, डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो इस एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड आएगा। यहीं पे आपका एक क्वेश्चन पेपर वाला भी आपका लिखा रहेगा कि डाउनलोड क्वेश्चन पेपर, तो आप यहीं से क्वेश्चन पेपर भी अपने डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये तो हुई बात कि 4 सितंबर से आपके क्या डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे, एडमिट कार्ड। प्रश्न पत्र जो है वो आपके डाउनलोड होना शुरू होंगे 10 सितंबर। ध्यान से डेट है, ध्यान दीजिएगा, 10 सितंबर
2020 को आपके प्रश्न पत्र जो है वो आपकी सिस आईडी में अपलोड कर दिए जाएंगे। आप 10 सितंबर को डाउनलोड कर पाएंगे, है ना। ये भी आपको यही प्रोसेस में सेम जाना है, G2G में जाना है। उसके बाद आप RDBB MP ऑनलाइन में G2G में जाके स्टूडेंट में जाएंगे, आईडी पासवर्ड डालेंगे और आपका वहाँ जो प्रोफाइल है वो खुलेगी। वहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड एडमिट क्वेश्चन पेपर। तो आप अपने सेमेस्टर जो वाइज जो भी होंगे, जो भी आप दे रहे हैं, जौन सा भी विषय का प्रश्न पत्र है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये डेट है 4 सितंबर को आपका एडमिट कार्ड, 10 सितंबर को आपका प्रश्न पत्र आएगा। अब 10 सितंबर को आप डाउनलोड करके आपके पास 5 दिन रहेंगे। 5 दिन में आपको प्रश्न पत्र लिखने हैं, हल करने हैं और आपको जमा करने हैं। अब आपको संग्रहण केंद्र में जो जमा करना है प्रश्न पत्र, उसकी डेट है 15 एवं 16 सितंबर। ये 2 दिन आपको मात्र मिलेंगे। ये 2 दिन में आप कॉपियां जाके आपको कहाँ पे जमा करनी है, आपके संग्रहण केंद्र में। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप संग्रहण केंद्र में जाकर आप अपनी कॉपियां जमा करेंगे तो आप एक रिसीविंग वहां जरूर लें। आपके पास प्रूफ होना चाहिए। आने वाले समय में आपका जब परिणाम होगा, हो सकता है कई बच्चों का परिणाम घोषित ना हो, अघोषित हो, तो आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए कि आपने जो है वो परीक्षा दी है और आपने कॉपियां कहाँ जमा की हैं, संग्रहण केंद्र में। तो जितने भी हर जिले में सारे हायर सेकेंडरी स्कूल और जो भी कॉलेजेस हैं वहां पे संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं। तो आप संग्रहण केंद्र में जब भी कॉपी जाके जमा करेंगे तो वहां पे जो भी अधिकारी होगा इंचार्ज में, उससे आप एक रिसीविंग जरूर लेंगे कि मैंने इन विषयों की कॉपी आपके पास जमा की है। एक प्रोफार्मा में रिसिप्ट भी दी गई है, उस रिसिप्ट प्रोफार्मा में आप रिसिप्ट भी उनसे जरूर लें और उसको अपने पास संभाल के रखें। ठीक है, तो 15 से 16 तारीख के बीच में आपको क्या करना है, इनको जमा करना है। अब एक समस्या ये आएगी आपके बीच में कि मान लो कोई बच्चा है, एक नोट करने वाली बात आपको बता दूं कि आपको उसी जिले के संग्रहण केंद्र में परीक्षा जमा करना है जहां से आपका कॉलेज है या जहां से आपने एग्जाम सेंटर चुना था। मान लीजिए कि आप जबलपुर जिले में अध्ययनरत हैं, तो आपको जबलपुर जिले में ही कॉपियां ले जाके संग्रहण केंद्र में जमा करना है। ऐसा नहीं कि आप जबलपुर जिले से पढ़ रहे हैं और आप डिंडौरी में बैठे हैं तो आप डिंडौरी से जबलपुर जिले में ही आपको जमा करना पड़ेगा, आप डिंडौरी में नहीं कर सकते। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है। दूसरा पॉइंट है कि मान लीजिए आप इंदौर में हैं और आपने डिंडौरी से परीक्षाएं कॉलेज में भरा था और डिंडौरी, तो आपको डिंडौरी के जिले के ही किसी भी कॉलेज में आप जमा कर सकते हैं, किसी भी स्कूल में आप जो निर्धारित संग्रहण केंद्र है उसमें आप जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने डिंडौरी से परीक्षा फॉर्म भरा है और डिंडौरी कॉलेज चुना है और आपने इंदौर में जाके जमा कर दिया, ये मान्य नहीं है। उसके लिए भी मैं आगे ऑप्शन बताऊंगा कि इनके लिए क्या ऑप्शन है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हो गए कि जो आप जाके जमा करेंगे। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं अपने पॉइंट पे कि अगर आप मान लीजिए इंदौर में बैठे हैं, भोपाल में बैठे हैं और आप डिंडौरी के हैं, डिंडौरी में आपका परीक्षा केंद्र, तो आप क्या करेंगे। उसके लिए भी अलग से गाइडलाइन जारी हुई है कि 15 सितंबर तक आप डाक या पोस्ट के द्वारा आपका जो है वो आप उसको भेज सकते हैं निर्धारित अग्रणी जिले में। जैसे कि मान लीजिए, उदाहरण की बात बताता हूँ, उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ कि मान लीजिए आपने डिंडौरी के कोई कॉलेज से आपने परीक्षा फॉर्म भरा था या डिंडौरी के कोई कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था, वहां आपका परीक्षा सेंटर था और वर्तमान में आप छिंदवाड़ा में, तो छिंदवाड़ा में आप जमा नहीं कर सकते, उसको आपको डिंडौरी के संग्रहण केंद्र में ही भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या है कि आपका जो डिस्पैच है, जो आपका पोस्ट ऑफिस की डेट है वो 15 सितंबर तक होना चाहिए। मतलब आप छिंदवाड़ा में ही कॉपियों को अपना पोस्ट ऑफिस में जाके डिंडौरी के जो अग्रणी कॉलेज है, जो भी पता है ना, वो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। उसमें आप जाके क्या करें, छिंदवाड़ा में ही बैठ के आप डाउनलोड कर लें प्रवेश पत्र, छिंदवाड़ा में ही आप अपनी कॉपी बना लें, छिंदवाड़ा में ही आप लिख लें। ये सारे काम आप छिंदवाड़ा में कर सकते हैं, लेकिन आपको जो उत्तर पुस्तिका है वो जमा छिंदवाड़े में नहीं करना है, क्योंकि आपने डिंडौरी कॉलेज चुना है। तो आपको क्या करना है, वहां से पोस्ट के द्वारा आपको कहाँ भेजना है, वो आप लाके जमा तो नहीं कर पाएंगे उतने दूर से, तो आपको वो पोस्ट द्वारा कहाँ भेजना है, डिंडौरी के कॉलेज में। ठीक है, तो ये आप चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आप जो लोग बाहर हैं वो निर्धारित तिथि पर लिख के और वहां से आप पोस्ट करेंगे अपने संबंधित जिले में।
तो उसकी डिस्पैच की जो डेट है वो 15 सितंबर। देखिए अब वो ऐसा हो सकता है कि 15 को आप भेजेंगे तो यहाँ 18 को भी प्राप्त हो, 20 को भी प्राप्त हो, 22 को भी हो, 25 को, उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। वो कब तक 16 तक पहुंचती है कि 22 तक पहुंचती है। आपका जो डिस्पैच डेट देखी जाएगी, डिस्पैच डेट जो पोस्ट ऑफिस की है वो आपके पास 15 तक की होना चाहिए, तो आपका वो मान्य होगा। इसके बाद अगर आप जमा करने जा रहे हैं तो 16 सितंबर के बाद कोई भी संग्रहण केंद्र कॉपियां आपकी जमा नहीं करेगा, क्योंकि 17 को ये जो भी कलेक्शन सेंटर है वो संग्रहण केंद्र क्या करेंगे, वो कॉपियों को पैक करके संबंधित जगह पे पहुंचा दी जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आप जाके खुद जमा कर रहे हैं तो 16 तारीख तक, और अगर आप पोस्ट से भेज रहे हैं तो 15 के बाद की कॉपियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। ये तो हो गई आपकी बात कॉपियों की, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि आपका जो प्रश्न पत्र है उसका प्रारूप कैसा होगा, प्रश्न पत्र कैसे आएंगे, ये भी एक संशय का विषय है। तो एक चीज निर्धारित है कि प्रश्न पत्र जो होगा, प्रश्न पत्र आपका एक विषय का एक ही प्रश्न पत्र होगा। जैसे कि आप पहले पढ़ते थे कि केमिस्ट्री में 3 पेपर होते हैं, रसायन विज्ञान में 3 पेपर होते हैं, तो 3 पेपर आपको नहीं दिए जाएंगे। रसायन विज्ञान का एक ही प्रश्न पत्र होगा, रसायन विज्ञान होगा, उदाहरण ले रहे हैं हम, एग्जांपल है केमिस्ट्री, है ना, तो इसका एक ही प्रश्न पत्र होगा। अब एक प्रश्न पत्र आएगा इसका, कोई भी विषय हो, चाहे आप बॉटनी ले लो, चाहे जियोलॉजी ले लो, चाहे आप केमिस्ट्री ले लो, चाहे आप इतिहास ले लो, चाहे अर्थशास्त्र ले लो, चाहे आप कॉमर्स ले लो, चाहे कंप्यूटर ले लो, सबका एक प्रश्न पत्र ही आपको आपकी जो सिस आईडी है उस पर अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो अब उसमें आएगा कैसा, उसमें 3 खंड दिए जाएंगे, है ना, आ, बा और सा, है ना, ऐसे 3 खंड होंगे एक प्रश्न पत्र पर। एक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा, उसमें 3 खंड होंगे, ठीक है। उसका प्रारूप भी आप देख सकते हैं, वेबसाइट में डाला हुआ है, ठीक है। अब 3 खंड हैं, जैसे पहला होगा खंड आ, है ना, इस खंड आ में प्रश्न 1 होगा, प्रश्न 2 होगा, प्रश्न 3 होगा, प्रश्न 4 होगा और प्रश्न 5 होगा। मतलब एक खंड में आपके 5 प्रश्न रहेंगे, निर्धारित है, सभी विषयों में यही प्रारूप बनाया गया है। खंड आ में आपके कितने रहेंगे, 5। फिर आप खंड बा की बात करें तो खंड बा में भी आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब खंड बा में भी आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे ही खंड जो आपका सा होगा, इसमें भी आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। तो मतलब आपका जो प्रश्न होगा प्रत्येक विषय का वो एक ही होगा, उसमें 3 खंड रहेंगे, आ बा सा, प्रत्येक खंड में 5-5 प्रश्न होंगे, मतलब 5 या 15 प्रश्न आपके होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रत्येक प्रश्न पत्र में 3 खंड आपके होंगे और ये 5 प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य होंगे, आपको ये 5 प्रश्न करना अनिवार्य होंगे। तो 5, 5, 10 और 5 या 15। आप ये मान लें कि अगर रसायन विज्ञान का आपका प्रश्न पत्र है और आपके तीनों पेपर अभी नहीं हुए तो आपके टोटल 15 प्रश्न आएंगे। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना है कि एक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा, ये तो मैंने बता दिया। अंक समान होंगे, अंक जो होंगे वो सभी प्रश्नों के समान होंगे। अब उसमें अंक दिए होंगे या नहीं दिए होंगे प्रश्न पत्र में, ये आप, लेकिन आप ये मान के चले कि अगर आपके 5 प्रश्न तो 5 के अंक जो है खंड में समान होंगे। एक अगर 5 नंबर का है तो सारे प्रश्न आपके 5-5 नंबर के होंगे, अगर एक 3 नंबर का है तो सारे 3-3 नंबर के होंगे, एक 4 नंबर के तो सारे 4-4। सारे प्रश्नों के उत्तर जो है आपको एक समान अंकों के हिसाब से लिखना है, ठीक है। 5-5 खंड के प्रश्न होंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसमें शब्द सीमा क्या है। शब्द सीमा जो है वो 250 शब्दों की है। आपको लिखते समय ये ध्यान रखना है कि कुल आपको 250 शब्दों में उसका उत्तर लिखना है। तो ये तो आपको मैंने बताया प्रश्न पत्र का प्रारूप। अब आपको मैं बता देता हूँ प्रश्न पत्र के अलावा आपको उत्तर पुस्तिका का प्रारूप कैसा रहेगा और आपके उसके लिए निर्देश क्या क्या आपको दिए गए हैं उच्च शिक्षा के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि एक प्रारूप बनाया गया है, उसको आपको उत्तर पुस्तिका में लगाना है। प्रारूप कैसा है, प्रारूप, अच्छा ये परीक्षा जो है तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे लिखा होगा आपका नियमित स्वाध्यायी, ठीक है। क्या क्या लिखा रहेगा आपका इसमें, नियमित स्वाध्यायी, और आपका इसमें रहेगा भूतपूर्व। तो
तो इसमें आपको क्लिक करना है, या आप लिख सकते हो, या आप क्या हो। नियमित का मतलब होता है रेगुलर, आप रेगुलर स्टूडेंट। स्वाध्याय का मतलब होता है प्राइवेट, कोई कई विद्यार्थी जो है प्राइवेट पढ़ रहे हैं, उनकी परीक्षाएं भी आपके साथ हो रही हैं। और भूतपूर्व मतलब एक्स, अगर आप भूतपूर्व हो, एक्स स्टूडेंट हो, तो आपको एक्स लिखना है या एक्स पर क्लिक करना है। मतलब ये तीन आपको सबसे पहले तो यही दिया रहेगा आपके, है ना, प्रारूप में ऊपर। तो ये तीन में से एक आपको लिखना है कि आप एक्स में हो, प्राइवेट हो कि रेगुलर हो। इसके बाद दूसरा रहेगा आपका परीक्षा का नाम। परीक्षा का नाम, अब परीक्षा का नाम आपका क्या है, जैसे कि कोई बच्चा बीए दे रहा है तो बीए फाइनल में है तो बीए फाइनल आप ये लिख दोगे। अगर कोई बीएससी में है तो बीएससी अंतिम वर्ष लिख देगा, है ना। एमएससी में है तो एमएससी फोर्थ सेमेस्टर, ये आपके परीक्षा का नाम कहलाएगा। इसके बाद आपका रहेगा आपका रोल नंबर, है ना। तो रोल नंबर आपको लिखना है। रोल नंबर के बाद आपका एनरोलमेंट नंबर, नामांकन नंबर होगा, आपको नामांकन नंबर लिखना है। उसके बाद आपका विषय रहेगा सब्जेक्ट। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ये प्रारूप जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया रहेगा। आप हिंदी में चाहो हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में चाहो इंग्लिश में लिख सकते हो। सब्जेक्ट आपका विषय कौन सा है वो लिखना है, ठीक है। विषय के बाद आपका यहाँ पेपर कोड, ये ध्यान से रखिए, पेपर कोड का ऑप्शन दिया रहेगा। पेपर कोड मतलब आपके जो प्रश्न पत्र आप डाउनलोड करेंगे उसमें आपको एक कोड लिख के आएगा, वो कोड आपको इसमें लिखना है। आप जब प्रश्न पत्र डाउनलोड करेंगे तो प्रश्न पत्र में एक कोड लिखा हुआ होगा, उस कोड को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका के इस प्रारूप में लिखना अनिवार्य है, तभी आपकी कॉपी के मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे उस पेपर प्रश्न में प्रश्न पत्र में जो कोड दिया हुआ है उस कोड नंबर को आपको यहाँ पे लिखना है। फिर इसमें आप यहाँ पे खंड ले सकते हैं, खंड आपको A, B, C, आप कौन सा खंड करना चाह रहे हैं वो, है ना। फिर आपको यहाँ पे अध्ययन संस्था का नाम, अध्ययन संस्था मतलब आपके कॉलेज का नाम, किस कॉलेज में आप पढ़ते हैं वो। और एक आपको लिखना है कलेक्शन सेंटर, मतलब संग्रहण केंद्र का नाम, आप किस सेंटर में जाके जमा कर रहे हैं अपने जिले के। मान लीजिए आप जिस भी कॉलेज में, जिस भी स्कूल में जमा कर रहे हैं उस जगह का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज मिलेगी आपको, यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल को आपको नहीं भरना है। फिर से सुनिए, एक टेबल नीचे दी होगी, वो टेबल वाले प्रारूप आपको नहीं भरना है। उसमें आपको यहाँ प्रश्न संख्या दी रहेगी 1 2 3 4 5, यहाँ आपके लिखे हैं प्राप्तांक, पूर्णांक। तो ये जो आपका परीक्षक होगा, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, उसको ये भरना है। तो आपको इसको छोड़ना है, ध्यान दीजिएगा, जो लास्ट में टेबल है उसको नहीं भरना है। तो ये एक प्रारूप दिया हुआ है कि उत्तर पुस्तिका के साथ आपको एक ये प्रारूप लगाना है। अच्छा, अब समस्या ये आती है, कई बच्चे ये दिमाग में बिठा लिए नहीं, कंप्यूटर में जाके प्रिंट कराना है, एक डिजाइनिंग बनाना है और एक ये बनाना है प्रिंट कर, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। आप अपने साधन के अनुसार इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में एक कॉपी है, एक सिंपल पेज है, तो आप सिंपल पेज में लिख लीजिए कि नियमित स्वाध्याय भूतपूर्व है आप, उसके बाद परीक्षा का नाम लिख दीजिए, रोल नंबर ये वो। आप एक सिंपल कागज लीजिए, एक सिंपल कागज या कॉपी जो भी आप बना रहे हैं उत्तर पुस्तिका, उसके फर्स्ट पेज में आप हैंड रिटन भी कर सकते हैं, ये हाथ से लिखा हुआ भी चल जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप प्रिंट निकाल के ही लगाएं, अगर आपके पास प्रिंटर की सुविधा है तो आप प्रिंट निकाल के लगा सकते हैं, लेकिन आप हाथ से भी लिख सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें लिखना अनिवार्य है, कुछ भी चीज छूटे ना, ये ध्यान रखना है। तो ये तो आपको मैंने बताया उत्तर पुस्तिका का पहला पेज जो होगा आपका, उसका प्रारूप, ठीक है। प्रश्न पत्र मैंने बता चुके हैं। अब मैं कुछ निर्देश आपको बता रहा हूं, वो आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। निर्देश परीक्षार्थी हो तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपकी उत्तर पुस्तिका के बारे में मैं बता दूं। उत्तर पुस्तिका, देखिए उत्तर पुस्तिका जो आपकी होगी वो A4 साइज की होगी। A4 साइज का मतलब आप ये ना लें कि जो मार्केट में अपन फोटोकॉपी कराते हैं पेज, वो पेज ही A4 साइज होता है, ऐसा नहीं है। A4 एक साइज निर्धारित है। A4 साइज का मतलब होता है 8 जिसकी चौड़ाई हो, 8 चौड़ाई हो, मतलब ये चौड़ाई जो होगी वो कितनी होता चाहिए 8 और इंटू 12, 8 12 को हम A4 साइज बोलते हैं। तो आपकी ये चौड़ाई जो होती है कॉपी की या पेज की, वो कितनी होना चाहिए 8, और आपकी ये जो हाइट होना चाहिए वो कितनी 12, ठीक है। तो ये होता है, ये 8 और ये 12, इसको अपन A4 साइज बोला जाता है। तो A4 साइज मतलब फोटोकॉपी जो हम कराते हैं पेज, वो लगभग A4 साइज का होता है, उसी को हम 8-12 साइज भी बोलते हैं। तो उस साइज की आप कॉपी ले सकते हैं। अगर मार्केट में आपको 16 पेज की कॉपी मिलती है तो आप 16 पेज की A4 साइज की कॉपी भी ले सकते हैं। अगर आपको उतने पेजों की कॉपी नहीं मिल रही है तो आप क्या करें,
आप 16 पेज आप फोटोकॉपी वाले पेपर उठा लें, उन पेपर को स्टेपल साइड से यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे मोड़ना है, पेज को लेना है, साइड से मोड़ना है, मोड़ने के बाद 3 जगह आपको ऐसे स्टेपल कर देना है, तो ये आपकी कॉपी तैयार हो जाएगी। या फिर आपको प्लेन पेपर में आप नहीं लिख पा रहे हैं, लाइनिंग वाले पेपर में लिखने की आपकी हैबिट है, तो आप कोई भी इस साइज की कोई भी कॉपी मार्केट से खरीद लीजिए, ठीक है, ऐसी जिसकी चौड़ाई कितनी हो 8 हो और हाइट कितनी हो 12 हो, लाइनिंग वाली आप कॉपी खरीद लीजिए। कॉपी खरीद के उसके 16 पेज निकालिए और साइड से स्टेपल कर दीजिए, तो वो भी आपकी कॉपी बन गई। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप ये दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अगर पेज आपके पास नहीं है तो आप खरीदने इधर उधर जा रहे हैं या फोटोकॉपी वाले पेज खरीद रहे हैं। अगर आपके पास घर में कॉपी है तो आप अपनी कॉपी को ही बना सकते हैं। आपके पास रजिस्टर है, आप उसी के पेज फाड़ के 16 पेज की आप कॉपियां तैयार कर लीजिए, जितने प्रश्न पत्र आपको देने हैं। मेरा कहने का मतलब है अगर आप प्लेन पेपर में लिख रहे हैं तो ठीक है, और नहीं है तो आप लाइनिंग वाले पेपर भी बना सकते हैं। लाइनिंग वाली आपकी कॉपियां हैं, उसके पेज भी आप 16 निकाल के बना सकते हैं। बस उसका साइज क्या हो, 8 चौड़ाई होना चाहिए और 12 हाइट, 8-12 की होना चाहिए। इसी को हम A4 साइज बोलते हैं, ना कि A4 साइज का मतलब फोटोकॉपी पेपर होता है। फोटोकॉपी पेपर A4 साइज के हो सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। तो ये तो आपको मैंने बता दी कॉपी कि आपको कैसे बनाना है। आपको ये ध्यान रखना है कुल प्रश्न आपके 16 होना चाहिए। आपका जो पहला पेज ये वाला जो प्रारूप वाला होगा, इसको मिला के 16 पेज होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है टोटल आपकी जो एक विषय की कॉपी हो उसमें 16 से ज्यादा पेज नहीं होना चाहिए। 16 पेज में ही आपको पूरे के पूरे खंडों के प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है, जो आपका ये फर्स्ट पेज बनाओगे इसमें लिखित प्रश्न कितने हैं वो आपको संख्या देनी है। देखिए ये आप जो प्रारूप बनाओगे यहीं पे आप लिख दोगे कुल प्रश्न 16, उसमें से लिखित, मान लीजिए आपके 12 प्रश्नों में ही आंसर पूरे हो गए हैं तो आप यहाँ पे लिख दोगे लिखित प्रश्न कितने हैं आपके 12। या आपके 10 प्रश्न में पूरे हो गए हैं तो आप लिख दोगे लिखित प्रश्न 10, आपको एक पॉइंट लिखना है। इसके अलावा आपका जो है आपको लिखना जो है वो काले और नीले डॉट पेन से लिखना है, बाल पेन से। या तो आप काले पेन का यूज कर सकते हो, है ना, या तो नीला पेन, लेकिन इसमें निर्देश साफ साफ दिए हुए हैं कि आपको डॉट पेन ही यूज करना, बाल पेन ही यूज करना, आप जेल पेन वगैरह यूज नहीं कर सकते। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना, काला और नीला पेन आप डॉट पेन यूज कर पाएंगे। एक प्रश्न की शब्द सीमा मैंने बता दी कि एक प्रश्न जो आपका होगा वो लगभग 250 शब्दों का होना चाहिए, है ना। एक प्रश्न का उत्तर आपका 250 शब्द से आपको ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। फिर मैंने बताया कि आप पेज है आपके पास, तो पेज को आप ऐसे मोड़ दें और साइड से पिन जरूर लगा दें ताकि पेज बिखरे ना, अलग ना हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप प्रत्येक खंड का, जैसे आपने आ खंड किया, आ खंड के आपके 5 उत्तर हो गए मान लीजिए, ठीक है, आपको फिर बा खंड शुरू करना है। तो बा खंड जब आप शुरू करेंगे तो इसका उत्तर आपको नए पेज से ही शुरू करना है, ठीक है। प्रत्येक खंड के जो उत्तर होंगे वो आप क्या करेंगे, नए पेज से ही, नए पेज से, नए प्रश्न से ही शुरू करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, अब कई विद्यार्थी होशियार होंगे, दिमाग लगाएंगे कि क्यों ना मैं अपने भाई से लिखवा लूं, अपनी मम्मी से लिखवा लूं, अपने चाचा से। नहीं, आपकी जो उत्तर पुस्तिका है वो आपकी स्वयं की लिखित होना चाहिए, है ना, आपको स्वयं अपने हाथों से उसको लिखना है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया मुख्य बातें। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करें, और आगामी जैसे भी निर्देश आते हैं हम जरूर आपको अपडेट करते रहेंगे। और